जब मोदी का कैंडिडेंसी अनाउंस हुआ, इनका अदानी स्टॉक्स का जो वर्थ 3 टाइम्स बढ़ गया था। 2014 का वो कैंपेन में ही वो बिल्कुल मतलब उसका इनका जो रिश्ता है वो छिपाने का कुछ कोशिश नहीं था उस समय से ही। वो कैंपेन के लिए अदानी का चॉपर यूज़ किया था और फिर वो गुजरात से दिल्ली आ रहे थे, उस समय अदानी का फ्लाइट में ही आए थे। ये जो इश्यू मेनली ये है कि सारे सेक्टर में ये एक बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर प्लेयर बन गया है। तो वो पॉलिसी कैसे, मतलब आप न्यू एंट्रेंट्स को जो इसी सेक्टर में क्यों नहीं, मतलब टेंडर्स सब एक ही कंपनी को कैसे जा रहे हैं, वे सब क्वेश्चंस को अभी एड्रेस करने का एक मौका है, मुझे लग रहा है। हेलो एंड वेलकम। कारवां बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी और अडानी ग्रुप पर। हाल ही में ये दोनों नाम काफ़ी चर्चा में रहे हैं। इसके पीछे कारण है एक रिपोर्ट जिसमें आरोप लगाया है कि कैसे अडानी ग्रुप शेयर मैनिपुलेशन करता है, ऑफशोर कंपनीज का एक जाल है। इन सब के बारे में हम आज बात कर रहे हैं कारवां की स्टाफ राइटर नीलिना एमएस से, जिन्होंने 2018 में ही अडानी पर एक कवर स्टोरी की थी जिसका नाम है कोलगेट 2.0। इसमें उन्होंने उनके कामकाज के बारे में बहुत इत्मीनान से बताया था। आइए उन्हीं से जानते हैं वो स्टोरी क्या है, क्या उनके लिए गौतम अडानी के बारे में जो आज चल रहा है वो सरप्राइजिंग है। आइए बात करते हैं नीलिना एमएस से। वेलकम नीलिना। थैंक यू। नीलिना, तो ये जो रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, उसके बाद क्या आपको जिस तरह से आरोप लगे हैं सरप्राइजिंग लगा कुछ? देखिए, इसमें सरप्राइजिंग चीज़ कुछ नहीं था, क्योंकि अदानी ग्रुप के ये बहुत सारे, ये जैसे हिंडनबर्ग ने जो इस रिपोर्ट में उठाया है, उनके जो कंपनीज का ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑपरेशन के बारे में, इनका और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में जो कुछ उन्होंने इसमें रिपोर्ट में सवाल उठाया है, वो सब पहले से ही हो रहा था। वैसे 2014 से डीआरआई ने उनका जो जांच था उसमें शोकॉज नोटिस भेजा था। जब उनका इंडोनेशिया से कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका ओवर इन्वॉइसिंग का एक इश्यू को लेके उस समय शोकॉज नोटिस भेजा था। उधर से लेके मतलब 2014 से वो एक तरह से उनके कामकाज पर सवाल उठते रहे हैं मीडिया में। हाँ, एटलीस्ट 2014 से वो सवाल उठा रहे हैं। और फिर 2017 में एबीसी कॉरपोरेशन ऑस्ट्रेलिया का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, उन्होंने अदानी का ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ऑपरेशन का उधर का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को पढ़ के, वो डॉक्यूमेंट्स सब देख के ये बताया था कि वही प्रॉब्लम है उधर भी, कि ऑफशोर कंपनीज है और लेयरिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज है और उसके बीच में फंड का ट्रांसफ़र हो रहा है, और जिस तरीके के वो सब चल रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिल्कुल ओपेक तरीके से ये सब चल रहा है। तो वो 17 में ही वो केमन आइलैंड के बारे में या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में जो बेस्ड है कंपनीज, वो सब बाहर आए थे। और फिर 2019 में एबीसी ने एक और रिपोर्ट किया। प्रोफेसर वांटरलेन, वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी का प्रोफेसर है, वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग एक्सपर्ट है। उन्होंने इनका अकाउंट सब वही ऑस्ट्रेलियन ऑपरेशन को लेके बताया था कि इसमें इनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, वही सवाल उन्होंने भी उठाया कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये जिस तरह के इंटर पार्टी ट्रांजैक्शंस इस ग्रुप के कंपनीज के बीच में जैसे फंड्स ट्रांसफ़र हो रहा है और वो ऑफशोर कंपनीज का इनका लिंक्स है, ये सब को लेके उन्होंने ये बता रहे कि इसमें प्रॉब्लम है, फाइनेंसिंग इश्यूज है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये एक कॉर्पोरेट क्राइसिस है, वो होने वाला है। ये अच्छा, जिस तरह का हम एक देखते हैं शेयर मार्केट का गिर जाना, उनकी वैल्यूएशन कम हो जाना अडानी की, इस बारे में उन्होंने कहा था। उन्होंने बस वो ऑस्ट्रेलिया ऑपरेशन और कंपनी अकाउंट्स को देख के बताया था, लेकिन उन्होंने उसके पहले एक कंपनी, ऑस्ट्रेलिया कंपनी के बारे में ऐसे प्रेडिक्शन किया था। और उस समय उस कंपनी के साथ ऐसा ही हुआ था, और उधर का मतलब वो चाइल्ड केयर प्रोवाइडर सेक्टर था, उसमें क्राइसिस ही हो गया था जब वो कंपनी का फॉल हुआ। तो वो बता रहे कि ऐसा ही लग रहा है, इस तरह का कॉर्पोरेट, इट्स अ क्राइसिस वेटिंग टू हैपन, ऐसा उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था। तो नीलिना, जैसा कि आप बता रहे हैं 2014 में भी सवाल उठ रहे थे, 2017 में भी, 19 में भी, 21 में भी, और आपकी रिपोर्ट 2018 में भी आई है।
उनके कामकाज पे, अडानी ग्रुप के कामकाज पे। इसके बावजूद क्या इंडिया में कभी इंक्वायरी हुई उनके कामकाज को लेकर? देखिए, इसका एक पैटर्न ये है कि बहुत सारे एलिगेशंस है, कंप्लेंट्स डिफरेंट रेगुलेटरी एजेंसीज के सामने है, लेकिन उसमें अभी तक शायद डीआरआई का इन्वेस्टिगेशन ही है, वो थोड़ा आगे बढ़ाया था और वो कोर्ट तक ये उनका जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है उधर तक पहुंचा था, लेकिन उन्होंने उनका खिलाफ उनका जो ऑर्डर आया था CSTAT, जो कस्टम्स इनकम टैक्स सर्विस टैक्स वाला एपेलेट ट्रिब्यूनल है, उनका ये ऑर्डर था कि इसमें कुछ ये सब ठीक है, इसमें डीआरआई के खिलाफ जो ऑर्डर आया था तो उसको चैलेंज हुआ था, लेकिन वो अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो पेंडिंग है, जो डीआरआई का वो तो बंद करा दी थी वो। हाँ, तो बीच में बॉम्बे हाई कोर्ट ने वो स्टे किया था और फिर अभी शायद इस महीने उन्होंने अपील फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने अदानी ग्रुप के 2-3 कंपनी के खिलाफ। वो वही इश्यू पे है, ओवर इनवॉइसिंग ऑफ इंडोनेशिया से जो कोल इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इनका जो पहले हुआ था मुंद्रा में एनवायरमेंटल इश्यूज़ के लेके तो उधर फाइन लगाया था उस समय एक कमेटी ने स्टडी करके 200 करोड़, लेकिन वो जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आया उसके बाद वो उसमें यू टर्न हो गया और वो फाइन हटा दिया ये था। बहुत इंटरेस्टिंग शब्द इस्तेमाल किया, मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि अडानी को लेकर जब भी बात हो रही है, चाहे राहुल गांधी संसद में कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, और जो लोग भी कर रहे हैं वो अडानी और मोदी का नाम साथ साथ लेते हैं। तो आपने भी जब आप स्टोरी कर रही थी, आपने पाया था कि मोदी का राइज़ और अडानी का राइज़ साथ साथ हुआ है? मुझे लग रहा है कि इसका जवाब जब मोदी गुजरात में चीफ मिनिस्टर था उस समय से लेके हम इस वो जो पैटर्न दिख रहा है उधर उधर से मिलेगा हमें। शायद मुंद्रा से लेके उनका जो ग्रोथ हम मतलब ट्रेस कर सकते हैं उधर से उनको ये वैसे। मुंद्रा क्या है, आप बार बार बोल रहे हैं? मुंद्रा उधर का एक पोर्ट है और एससीसी भी है, उनका मेजर ऑपरेशन जो अदानी ने शुरू किया था वो उधर से था गुजरात में, और उनको लेके बहुत सवाल उठाए गए थे वैसे मोदी से पहले जो गवर्नमेंट था चिमन भाई पटेल का गवर्नमेंट के टाइम से उनको कैसे उधर थ्रो अवे प्राइसेस में बिल्कुल कम दाम में लैंड दिया गया, और फिर जब मोदी पावर में था आई थिंक 5500 हेक्टर्स उनको मिला था, और उनका जो प्राइस था जो गुजरात असेंबली में भी और बाद में रिपोर्ट्स में भी आया था ₹1 से लेके ₹34 पर स्क्वायर मीटर, ऐसे सस्ते दाम में उनको उधर लैंड मिला था। उधर से उनका जो राइज शुरुआत होते हैं, और फिर जब मोदी दिल्ली में आया 2014 का वो कैंपेन में ही वो बिल्कुल मतलब उसका इनका जो रिश्ता है वो छिपाने का कुछ कोशिश नहीं था उस समय से ही। वो कैंपेन के लिए अदानी का चॉपर यूज़ किया था, और फिर वो गुजरात से दिल्ली आ रहे थे उस समय अदानी का चॉपर अदानी का फ्लाइट में ही आए थे, तो वो सब। और मार्केट्स भी इनका जब मोदी पावर में आया अदानी का स्टॉक्स का और उनका जो बिजनेस का मार्केट का वो परसेप्शन था वो भी ऐसा ही था। मतलब शायद जब मोदी का कैंडिडेंसी अनाउंस हुआ इनका अदानी स्टॉक्स का जो वर्थ 3 टाइम्स बढ़ गया था, तो ऐसा मार्केट का रीडिंग्स भी उस समय से ऐसा ही था, और जनरली वो परसेप्शन भी था। तो उसमें आपने इनके चुनाव वाला प्रसंग छेड़ा है, तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी ही स्टोरी में ये 2 फोटोग्राफ्स हैं अडानी की प्लेन में और यहाँ भी अडानी ग्रुप के जहाज़ में। ये बहुत ही मतलब बहुत बातचीत हो गई है, इसलिए शायद ये बहुत खुला रिश्ता है, जैसे कि आपने कहा, इसलिए लोग इस पे सवाल भी उठाते हैं। अब आपकी स्टोरी में वापस आते हैं, कोलगेट 2.0 जो आपने 2018 मार्च में कवर स्टोरी की थी कैरवन के लिए। आपने इसको नाम 2.0 क्यों दिया है? कोलगेट क्या है, ज़रा हम हमारे दर्शकों को बताएं। तो इसका जो शुरुआत शायद यूपीए सेकेंड यूपीए के टाइम से चल रहा था। तो ये उस समय जब मनमोहन सिंह पावर में था 2-3 इम्पोर्टेंट मुद्दे उठाए थे जिसके वजह से उनका मतलब उनके खिलाफ एंटी करप्शन मूवमेंट भी उठाया था। तो उसमें ये कोयला घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और जो उसमें ये था कि जब 1993 से
जितने भी कोयले खजाने अलॉट किया गया था, उसमें सब सुप्रीम कोर्ट लेटर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये सब में प्रॉब्लम है। 218 कोल ब्लॉक्स था, उसमें 4 छोड़ के बाकी सब सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया था। वो बताया कि इसमें सब में जो जिस तरीके से वो अलॉट किया गया था, तो उसमें सब प्रॉब्लम है और ये सब मतलब फिर से ऑक्शन करिए। हाँ, रद्द करके फिर से करना पड़ेगा। तो उस समय बीजेपी ने ये बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, ये कोयला घोटाला। लेकिन जब मोदी पावर में आया 2014 से लेके सीबीआई का चांस अब चल रहा था, लेकिन ये हमने ये जो कोल ब्लॉक के बारे में और अदानी का कोल ऑपरेशन के बारे में जो स्टोरी में देखा है, वो ऐसा ही चल रहा था। जो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया, तो उन्होंने बताया कि प्राइवेट पार्टी के साथ जॉइंट वेंचर की तरफ नहीं करना चाहिए। अगर प्राइवेट पार्टीज को माइनिंग के लिए रखते हैं, वो बस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ को रखना चाहिए। अगर स्टेट ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि ये जो एलोकेशंस राज्य के पब्लिक कंपनीज को देता है, उसमें अगर प्राइवेट पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं तो वो बस कॉन्ट्रैक्टर की तरह से होना चाहिए और बिजनेस पार्टनर या जेवी जैसे नहीं करना चाहिए। लेकिन अदानी का जो ये एग्रीमेंट था, वो पहले का था। 2007 से वो ये एक जेवी भी बनाया था इसके लिए, पीकेसीएल, परसा खिंती कोलियरीज लिमिटेड, जो राजस्थान राज्य ये कोल ब्लॉक वैसे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, वो राजस्थान का बिजली कंपनी है, उनको मिला था। तो उन्होंने अदानी के साथ जेवी बना के ये पीईकेबी जो कोल ब्लॉक है उसमें छत्तीसगढ़ में, हाँ छत्तीसगढ़ में, तो उसमें ये माइन कर रहे थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, बाकी सारे कोल माइंस में जो हुआ था एग्रीमेंट के साथ जो हुआ था, उसके तरफ ये भी रद्द होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। जब आप 2018 में स्टोरी कर रही हैं तब ये जारी था। हाँ, तब भी जा रहा था, अब भी जा रहा है। अब भी जारी है। हाँ। तो आपने एक और स्टोरी की थी उसके बाद, इस स्टोरी का फॉलोअप जैसे ही है, जो कर्नाटका की स्टोरी थी कि कर्नाटका में भी कर्नाटका सरकार का एक प्राइवेट कंपनी के साथ इसी तरह का जॉइंट वेंचर था, लेकिन सीबीआई ने उस पर चार्जशीट किया उसे और इंक्वायरी भी की। वैसी इंक्वायरी आप ये एक स्टोरी में कहती हैं कि इसके लिए नहीं हो रही है, जो छत्तीसगढ़ का है, जो कांता बासन है। ये क्या मतलब दो अलग अलग पैमाने हैं? ये भी तो बहुत खतरनाक स्थिति है कि एक के तो आप खारिज करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, लेकिन जब अडानी का नाम आता है तो कुछ नहीं करते हैं। हाँ, ये कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और वेस्ट बंगाल बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी है एमटा, जिनके साथ एक जेवी था, जॉइंट वेंचर था कोल माइन करने के लिए। और उधर सीआईजी ने ये बताया था कि उधर उसमें जो कोल रिजेक्ट्स है, जो कोल है, लोअर ग्रेड का कोल है, जो इस्तेमाल नहीं कर सकते उनका जो पर्पस के लिए, वो इस केस में कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रॉपर्टी होना चाहिए और उसको वो जो बेचना है, जो भी करना है, वो इनके ओनरशिप में करना है। लेकिन उस केस में क्या हो रहा था कि वो एमटा सेल कर रहे थे, तो उसमें सीबीआई ने ये सीबीआई ने माना कि ये भ्रष्टाचार है, ये गलत है, माना, और ईडी ने उसका प्रॉपर्टी भी अटैच किया, वो सब हो गया इस केस में। लेकिन ये अदानी का जो ये कांता बासन वाला है, पीकेबी ब्लॉक में जो जेवी था, वो भी ठीक इसी तरह काम कर रहा था। उसमें भी जो रिजेक्ट हैं वो लीगली राजस्थान का होना चाहिए था रिजेक्ट्स, लेकिन वो रिजेक्ट अडानी को दिया जा रहा था, लेकिन उसमें इंक्वायरी नहीं। इसमें एक और चीज़ ये था कि ये एलोकेशन के रूल के हिसाब से वो आरआरवीएनएल का होना चाहिए, लेकिन जो एग्रीमेंट उन्होंने बनाया अदानी कंपनी के साथ, सीएमडीए बता के वो कोल माइनिंग एग्रीमेंट है, उसमें ये लिखा था कि ये वॉशरी में जो रिजेक्ट है वो अदानी को जाएगा। तो उधर से प्रॉब्लम शुरू होता है। और इसमें अभी तक कुछ मतलब सीबीआई ने जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, कुछ जांच नहीं हुआ है। और अभी इसमें एक दिसंबर 2022 में स्क्रॉल में एक आर्टिकल आया था कि ये पीईकेबी को जो रिजेक्ट है, उन्होंने ये रेलवे फ्राइट का जो डाटा लेके उन्होंने वो रिपोर्ट पब्लिश किया था कि इधर का रिजेक्ट्स अदानी का 1-2 कंपनीज में ही जा रहा है, मिलियंस ऑफ टन्स का कोल रिजेक्ट उसमें जा रहा है। तो इसमें अभी वो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ अवेलेबल है पब्लिकली, और भी लोग इसमें काम किया है, लेकिन
सीबीआई या ईडी ने इसमें कुछ मतलब कुछ नहीं किया है अभी तक मेरे हिसाब से। तो ऐसा हो सकता है क्या कि सरकार अगर चाहे तो सीबीआई अपने आप से कुछ काम नहीं करती है क्या? वो तो बस सीबीआई नहीं, हम सारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अभी जो फंक्शनिंग का तरीका, जब जैसे हमने ये एमटा का केस और अदानी का केस बताया है, वैसे ये सिलेक्टिवली वो इन्वेस्टिगेशन चुन रहा है, और जो भी उनका जो क्राइटेरिया पता नहीं है, लेकिन वो शायद ये पॉलिटिकली पावर के कौन से साइड में है इसके हिसाब से वो केसेस को ले रहे हैं, लेकिन वो सिलेक्टिव टारगेटिंग बिल्कुल विजिबल है। जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है ये बिल्कुल विजिबल है। नीलिना, अब हमने ये सारी बातें तो कर ली, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे रिजेक्ट की बात आई, जो आइडली जो लीगली भी राजस्थान को जाना चाहिए था, सरकार को जाना चाहिए था, वो अडानी को आ रहा है, आपने जैसे समझाया मुझे। इससे सरकार को या जनता को क्या नुकसान होता है और कितना नुकसान होता है, क्या ये आंकड़ा है आपके पास? ये स्टोरी की वजह से हम ये कहना चाहते थे कि इसमें ये इलीगल प्रॉफिट कह सकते हैं हम इसको, लगभग 7,000 करोड़ तक का लगे, सब मिलके हमने जो भी एस्टिमेट्स इसमें यूज़ किया है वो सब मिलके, ये तो बिल्कुल कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, पर इसमें भी 7,000 करोड़ तक का नुकसान, पब्लिक जो पैसा गवर्नमेंट को आना चाहिए, और इसका जो गेन है वो एंड यूज़र जो है, बिजली का कंज्यूमर्स है, उसको जो इनका जो ये लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। लेकिन वो ज़्यादा पैसा ये कॉल ब्लॉक तो आरआरबीएनएल को दिया गया था, क्योंकि इनका जो एक्सपेक्टेशन ये था कि कंज्यूमर्स को बिजली कम दाम में मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये हमारा एस्टिमेशन में ये है अराउंड 270 पर टन, ₹270 पर टन ज़्यादा ले रहा था, और उसका जो एस्टिमेट होगा अराउंड ₹6,000 करोड़। और ऐसे ये कोल रिजेक्ट से अराउंड 40 लाख पर एनम, 40 करोड़ पर एनम, हर साल 40 करोड़ इनको जा रहा था। तो ये सब मिलके इसका जो एंड रिजल्ट था वो राजस्थान का बिजली कस्टमर्स को जा रहा था। जो हम उधर का जो बिजली का रेट सब देख के हम ये कैलकुलेट किया था कि लगभग 30 पैसे ज़्यादा, 30 पैसे ज़्यादा वो पर यूनिट पे ज़्यादा दे रहे कंज्यूमर हैं, पे कर रहा था, जो इसके वजह से हो रहा है ये अगर सब। ये निगम के पास चला जाता, विद्युत उत्पादन निगम के पास, तो बिजली का रेट कम होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये नुकसान हुआ है। ये माइनिंग पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा था वॉशिंग के नाम पे वो, और ये रिजेक्ट सब मिलके, ये सब अगर राजस्थान को ये नुकसान नहीं हो रहा था तो 30 पैसे पर यूनिट वो कम हो गई। ये तो 2018 का 19 का एस्टिमेट है, अभी तो वो चेंज हुआ होगा। तो ऐसा क्यों है कि इतना सब कुछ होते हुए भी राजस्थान सरकार को भी ये सब दिख रहा होगा, ऐसा क्यों होता है कि क्या सरकार डरती है कि एक बड़े कॉरपोरेट को, जिसके यहाँ कई लोग बताते हैं कि 33,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं अडानी के, क्या सरकारों को भी डर लगता है कि अगर इस तरह से इंक्वायरी की और अगर मान लो इसकी वजह से कंपनी घाटे में जाती है, बंद होती है, तो इतना एम्प्लॉयमेंट का भी नुकसान होगा? ये सब भी तो ध्यान रखना पड़ता होगा सरकार को। ये ज़रूरी है, लगता है आपको इंक्वायरी ज़रूरी लगती है, होनी चाहिए? मुझे लगता है अभी तो इतने साल से इतने एलिगेशंस और कंप्लेंट सब बहुत सारे चार्ज एजेंसीज या रेगुलेटर्स के पास है, अभी तक कुछ इम्पैक्टफुल रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं आया है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक राइट अपॉर्चुनिटी है, जिसमें इसमें हम इनको जो ऑपरेशन को पूरा हमने अभी तक जो भी चर्चा किया है उसमें हम ये बता सकते हैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म का एक इम्पैक्ट हम अभी देख रहे हैं। तो इसमें ये एक शायद ये एक मौका है, इस इश्यू को हम एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन अभी का आपको लगता है कि अभी जो पैटर्न अभी तक है उसमें से नहीं लग रहा है कि कोई भी एजेंसी, चाहे इसमें अभी से भी है, पहले तो इसमें कोल मिनिस्ट्री का जो एजेंसीज था उनको देखना चाहिए था। हर सेक्टर में जो रेगुलेटरी एजेंसीज है उन्होंने अभी तक शायद कई ये चार्ज शुरू किया है, लेकिन उसमें से इम्पैक्टफुल कुछ रिजल्ट नहीं आया है अभी तक। तो लेकिन ये एक अगर जैसे इंडियन कंपनीज़ के बारे में इतनी बातें हो जाती हैं,
जैसे हमने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भी देखी, इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं, तो इससे तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पे भी सवाल उठ जाता है। तो सरकार को तो अपने आप ही, मतलब मैं लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ, सरकार को तो अपने आप ही आगे बढ़कर इंक्वायरी करनी चाहिए, ताकि भरोसा इन्वेस्टर्स का, कम से कम फॉरेन इन्वेस्टर्स का, तो हमारी कंपनीज पे आए। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें ये ऑपोजिशन ने भी अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लगाने के लिए उन्होंने मांग उठ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी ये जो इश्यू मेनली ये है कि सारे सेक्टर में ये एक बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर प्लेयर बन गया है। तो वो पॉलिसी कैसे, मतलब आप न्यू एंट्रेंट्स को जो इसी सेक्टर में क्यों नहीं, मतलब टेंडर्स सब एक ही कंपनी को कैसे जा रहे हैं, वे सब क्वेश्चंस को अभी एड्रेस करने का एक मौका है मुझे लग रहा है। और उसके लिए इंडिया में तो एंटी मोनोपोली एक्ट और ये सारे कानून भी हैं ना, लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले, मतलब जब से मोदी आए हैं, तो कुछ कंपनी हैं, सेलेक्टेड कंपनी, जो लगभग हर, जैसे आपने अभी बोला, हर सेक्टर में घुसती जा रही हैं, मीडिया में भी घुसती जा रही हैं, रिटेल्स में भी हैं, जो पहले ट्रेडिशनली इनका सेक्टर नहीं हुआ करता था। तो ये क्या अभी की सरकार की ये नीति ही है, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि आप पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आपको लगता है कि सरकार की ऐसी नीति है कि कुछ चुनिंदा व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाता जाए बाकी लोगों की कीमत पर? सो इधर अभी तक जो पैटर्न हमने अभी तक तो देखा है, उसमें यही लग रहा है कि गवर्नमेंट का जो कंपनीज को प्रोफेशनल ट्रीटमेंट ही मिल रहा है, अदानी इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है। तो इसमें 2-3 एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। वो वैसे गोदा में उनका जो पावर टर्मिनल लगाया है, जो कार्मिकल माइन ऑस्ट्रेलिया के जुड़ा हुआ है, उधर अदानी ने एक मतलब उन्होंने एक एप्लीकेशन डाला था कि उधर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक स्टैंड अलोन पावर पॉइंट बनाने का कुछ कानून नहीं था। मतलब वो एसईसी एक्ट्स में ये बताया कि स्टैंड अलोन पावर पॉइंट नहीं लगा सकते। लेकिन उसके बाद वो एसईसी रूल में भी बदला गया, और फिर उधर अभी जो पावर प्लांट है, गोदा थर्मल पावर प्लांट, वो एसईसी में आ गया। और एक चीज़ हम देख सकते हैं, एयरपोर्ट में अभी जो टेंडर सब दिया था, तो उसमें पहला जो उनका जो कमेटी है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को उनका जो डिसीजन ले रहे हैं, उनके सामने ये था कि इस सेक्टर में जो जिनको एक्सपीरियंस है उसको देना चाहिए, लेकिन वो भी चेंज हो गया। और फिर सारे 6 एयरपोर्ट्स सबका टेंडर अदानी को मिला। तो ये पॉलिसी में भी ऐसा ही दिख रहा है, जो चार्ज एजेंसीज का जो भी उनका जो सेलेक्टिवली आपने जब भी जो बताया है, उसमें भी वही दिख रहा है। तो इसमें आपकी बातों, अब बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं, समय भी हमारा ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में है, वो है एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। आपकी एक स्टोरी है हस्देव अरण्य के बारे में, छत्तीसगढ़ का वो फॉरेस्ट है, वहाँ भी मैं देखता हूँ कि अडानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो फॉरेस्ट एक्ट है, जिसमें वहाँ के लोगों का अधिकार होता है, उसको भी कम किया गया है, उसको भी माइनस किया गया है। इस बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल, वो भी इसका एक एग्जाम्पल ही है। जब आपने इसके पहले जो हमने बात किया था, वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट और लो लेजिस्लेशंस कैसे ट्वीक हो रहा है ये कंपनी को बेनिफिट करने के लिए, उसका एक एग्जाम्पल मैं ऐसा ही समझ रहा है वो ये केस भी। तो हसदेव अरण्य में लगभग 10 साल से उधर का लोग ये माइनिंग के अगेंस्ट, उधर का जो आदिवासी कम्युनिटीज़ है, वो माइनिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेके और बहुत सारे वायलेशन को लेके वो लड़ रहे हैं। तो उधर भी ऐसा ही हुआ है। और अभी जब हमने ये स्टोरी किया था, उनका जो कैपेसिटी था 10 मिलियन पर एनम था, तो वो बढ़ के 15 मिलियन हो गया, और फिर अभी 18 मिलियन टन पर ईयर हो गया है। और इसमें उनका जो फॉरेस्ट लैंड भी डाइवर्ट करके दिया है। तो मतलब पॉलिसी सब ऐसे ही दिख रहा है। जो एक छोटी सी बात बताइए मुझे कि अडानी के अलावा ऐसा कोई ग्रुप है जिसको इस तरह से फ़ायदा मिल रहा है? मुझे इस गवर्नमेंट के, मतलब ये सारी गवर्नमेंट्स के इनके पहले जो भी गवर्नमेंट सेंटर में था, उसके प्रोफेशनल ट्रीटमेंट सब दिया है इंडस्ट्रियल्स को। मैं इस गवर्नमेंट हाँ, इस गवर्नमेंट के मुझे नहीं लग रहा है कि अदानी की तरफ इस ग्रुप के जो, जैसे इनका सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट को टेंडर मिला है और उनको जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स में जैसा काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई ग्रुप को मतलब साफ समझ आता है कि यहाँ एक नेक्सस है मोदी सरकार का और अडानी का।
जो दिख रहा है बाहर, जैसे ये हमें पैटर्न से हम बता सकते हैं कि ऐसा ही है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीलिना। धन्यवाद विष्णु जी। दर्शक दोस्तों, नीलिना की कोलगेट 2.0 और अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट में जाएं और हिंदी और अंग्रेज़ी में पढ़ें। और बातचीत देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारी वेबसाइट caravanmagazine.in पर जाकर मैगज़ीन सब्सक्राइब कीजिए और हमें कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे दोस्त।